मुख्यमंत्री के पद के लिए जब सुक्खू जी के नाम की घोषणा हुई थी तब वो भावुक हो गए थे। उनके वर्षों के संघर्ष को पहली बार कांग्रेस ने सम्मान दिया था। सुक्खू जी उस वीडियो में अपने आंसू पोंछते देखे गए थे। अब जनता के आंसू पोंछने का समय है मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम जयपाल है। मैं भारतीय सेना में एक सैनिक हूँ और मेरी ज़िंदगी जो है झूठे मुकदमों ने तबाह कर रखी है। मेरी पूरी फैमिली आज डिस्टर्ब हो चुकी है। शादी के 2 दिनों बाद ही मेरे से मेरी सास द्वारा और ससुर द्वारा बाड़ियाँ बनाने की डिमांडें शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती सुनियार की दुकान में ले गए और मेरे को बोला कि हमारी लड़कियों को 5 लड़कियों को बाड़ियाँ बना। मैंने बाड़ियाँ बनाने के लिए इनकार किया तो उन्होंने मुझे कि तू ना गए। और माइंड में प्रेशर हो चुका था कि मेरे को इतनी बड़ी डिमांड इन्होंने शादी के 2 दिनों के बाद ही कर दी है। डंडा लेके वहाँ पे पहुँच गया। सबसे पहले उसने मेरे फादर को मारा। मेरे को ये वर्डिंग बोल के गए थे कि मैं अपनी लड़की को आधी तनख्वाह लगा के दिखाऊंगा और अपनी लड़की की शादी इसी तेरे नान के साई बलेरा में करूंगा। वो उनकी डिमांड ये थी कि हमारी 5 लड़कियों के लिए बाड़ियाँ बनाए। तो मैंने उस चीज़ से इनकार दिया था क्योंकि ऑलरेडी हमने 5-5.5 लाख का गहना डाला हुआ था। 20 साल से जानते थे तभी उन्होंने लड़की दी। 9 दिनों में उन्होंने मेरे में ऐसा क्या देख लिया कि उन्होंने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को कोर्ट में खड़ा कर दिया। जैसे मैं थाने में जाता हूँ तो फिर मेरे को बताते हैं कि तेरे ऊपर 498 मुकदमा दर्ज हो चुका है। भाई SI शशि कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, ये मेरे को यही बात बोलते थे, लड़की ले आ और अपना आई कार्ड लेके आ, अपने मदर की फ़ोटो लेके आ, आधार कार्ड लेके आ, पैन कार्ड लेके आ। ये वो एक कमांडेंट ऑफिसर है, उनके पास ये 97 लेटर वहाँ पे पहुँच चुके थे। कितने? 97 लेटर उसी लड़की ने भेजी हुई है, ये सारी की सारी चिट्ठियाँ। मैं एक बंदा था और वो काफ़ी बंदे थे, वो अभी उनके पास हथियार ज़्यादा थे। फिर एक लड़का है जिसने मतलब मेरे ऊपर पिस्टल रखी थी। कहाँ रखी थी? मेरे सर के ऊपर रखी थी। हमारे देश का कानून भारतीयों के विरुद्ध भी कार्य करता है। अंग्रेजी आक्रांताओं द्वारा थोपी गई आपराधिक न्याय प्रणाली करोड़ों हिंदू नौजवानों के जीवन नष्ट कर रही है। थानों से लेकर कोर्ट कचहरियों में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हमारे नेता शराब बेचने, नदियों से रेत बजरी चुराने, फिजूल खर्ची करने और जंगलों को काटने में व्यस्त हैं। आज हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय राज्य का दर्जा खो रहा है। राजनीति और नौकरशाही के अपराधीकरण ने देवभूमि के अस्तित्व को चुनौती दे डाली है। स्क्रीन पर दिख रहा है युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह भारतीय सेना का एक जांबाज सैनिक है। कश्मीर में लगातार 9 साल ड्यूटी करके लौटा था। आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय राइफल्स के कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। राइफलमैन जयपाल सीमा के उस पार से आने वाले दुश्मन से तो लड़ सकता है, लेकिन भारत के भीतर पुलिस द्वारा संरक्षित गुंडों से नहीं जीत पाया। यह भारत के घटिया कानून का मारा है। 30 वर्षीय जयपाल अपने ससुराल पक्ष के अत्याचारों को सहते सहते थक रहा है। इसका पूरा परिवार हिमाचल में स्थापित गुंडा राज की मार झेलते हुए भयंकर मानसिक तनाव से ग्रसित है। निहत्थे जयपाल पर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राम शहर कस्बे के बीचों बीच 21 फरवरी 2023 को घात लगाए गुंडों ने हॉकी और डंडों से हमला किया था। एक बार अधमरा करने के बाद वह गुंडे फिर से मुड़कर आते हैं और उनमें से एक जयपाल की कनपटी पर पिस्तौल रख देता है। जयपाल कहता है कि काश वो लोग मुझे उसी दिन गोली मार देते तो दर्द से मुक्ति मिल जाती। आज जयपाल को डर सता रहा है कि सिर पर लगी चोट कहीं उससे सेना की नौकरी ना छीन ले, वह लो मेडिकल कैटेगरी में न चला जाए। हिमाचल पुलिस का दायित्व तो जयपाल को न्याय दिलाना था। इसके विपरीत गुंडों को खुला छोड़ दिया गया और ताकि अगला अपराध करते वक्त उनके हौसले बुलंद रहें और क्राइम का ग्राफ निरंतर बढ़ता रहे। अपराध होंगे तभी तो थाने आबाद होंगे। क्राइम खत्म हो गया तो पुलिस वालों को कौन पूछेगा। आज हिमाचल के लोग ये बात नोट करके रख लें कि 23 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में जिस अपराध के नाश पर घमासान चल रहा है, जो माफिया राज यूपी में समाप्त हो रहा है, वो इस समय देवभूमि में पनपने लगा है। रोजाना चोरियां, स्नैचिंग, गुंडागर्दी, चिट्टा और मर्डर अब आम बात हो चली है। जयपाल पर मुसीबतों का पहाड़ उस वक्त टूटा जब उसने 3 मई 2022 को शादी की।
शादी के 9 दिन बाद उसके खिलाफ रामशहर थाने में दहेज उत्पीड़न की पहली झूठी शिकायत पहुंच चुकी थी। 9 दिन के भीतर जयपाल और उसके परिवार पर डंडों से हमला हो चुका था। 9 दिन के भीतर जयपाल अपनी पत्नी और ससुर से मां बहन की गालियां सुन चुका था। शादी के 9 दिन के भीतर वह एक लालची परिवार के चंगुल में फंस चुका था और आज उसे पल पल मरते हुए 1 साल होने जा रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जयपाल ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसकी नई नवेली दुल्हन और ससुर असुर बनकर प्रताड़ित करने लग गए थे। तो सुनिए, शादी के बाद पति के साथ बेटी अपने मायके में फेरा डालने जाती है। जयपाल भी गया। उसने बताया कि 5 मई की आधी रात को लगभग 12 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सास ने कहा बाहर आओ। उसे लगा इतनी रात को कोई तो गंभीर बात होगी। वह दरवाजा खोल बाहर आया तो सास ने सालियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम ही इनके घर बसाओगे। जयपाल को सास का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। उस रात वह ढंग से सो नहीं पाया। अगली सुबह उसे साई गांव के बाजार ले जाया गया। शॉपिंग के बाद एक सुनार की दुकान में जयपाल से कहा जाता है कि अपनी पत्नी के लिए सोने की बालियां बनवाओ। जयपाल बालियां खरीदने के बाद बाहर निकलता है तो सास जयपाल से कहती है कि हमारे यहां रिवाज है कि दामाद साली और रिश्तेदारों के लिए भी सोना खरीदता है। जयपाल ने उनकी यह डिमांड पूरी नहीं की। शादी के 3 दिन बाद ससुराल के बाजार में उसी दुकान के बाहर इस सैनिक ने अपनी सास से पहली गाली सुनी, चल नंग फौजी। सालियों को बालियां भी नहीं बना सका। अगले दिन 7 मई को पत्नी का रामशहर कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का पेपर था। जयपाल अपनी मारुति 800 में उसे कॉलेज ले जा रहा था। कुछ मीटर दूर चलने पर पत्नी ने कहा कार रोको। गाड़ी से उतरकर वह बोली, जब तक तू नई गाड़ी नहीं लेता मैं इसमें नहीं बैठूंगी। तू देख मैं तेरा जुलूस कैसे निकालती हूं। मोय तुसा बत्तीजा वाले पैण। जयपाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी रात जयपाल अपनी पत्नी के साथ उसकी सहेली की शादी में शामिल होने जाता है। जब रात को घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस शादी में जयपाल ने अपनी पत्नी को मार मार कर बेहोश कर दिया था, जबकि शादी की मूवी और फोटो ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करते। जयपाल अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को जानकर सदमे में था। 11 मई को भी पत्नी कॉलेज में पेपर देकर जयपाल की उसी गाड़ी में घर लौट रही होती है। वह गालियां निकालते हुए अपना चूड़ा तोड़ मंगलसूत्र गले से उतार फेंक देती है। परिवार नई नवेली दुल्हन के ऐसे व्यवहार को बचपने में की गई बात समझ टालता जा रहा था। जयपाल सपरिवार पैर डालने के लिए अपने ननिहाल जाता है। रास्ते में पत्नी के लिए नया चूड़ा खरीदा जाता है। ननिहाल में उसकी पत्नी व घर की महिलाएं खेतों की ओर गई होती हैं। जयपाल अपनी कार घर से कुछ दूरी पर धो रहा था। इसी दौरान उसका ससुर ननिहाल पहुंचकर जयपाल के पिता को पीट डालता है। जयपाल के मामा और खुद जयपाल को फोन पर गालियां निकाली जाती हैं। 12 मई को थाने में जयपाल और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज की पहली शिकायत पहुंच जाती है। जब मैं जयपाल का दर्द सुन रहा था तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 3 मई से 12 मई के बीच होने वाली ये घटनाएं सच्ची हो सकती हैं। आप स्वयं सोचिए कि क्या ये किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं लगता। पत्नी और ससुराल पक्ष की अजीबोगरीब हरकतों ने जयपाल के परिवार को अलर्ट कर दिया था। इसलिए उन्होंने मोबाइल में इन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। शिकायत के बाद पुलिस वाले जयपाल को रात 11 बजे थाने बुलाकर प्रताड़ित करने लगे। 15 मई को दोनों पक्षों में मौखिक समझौता हो जाता है। 16 मई को जयपाल अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जाता है तो उससे ससुर कहता है कि फौजी तू बच गया, मैं 498 का केस करने वाला था। इसी बीच नालागढ़ के सीडीपीओ दफ्तर में रामशहर की संरक्षण अधिकारी सुरेखा के पास भी दोनों पक्षों का एक लिखित समझौता हो चुका था। इतना कुछ होने के बावजूद जयपाल हनीमून पर जाने की सोच रहा था। 3 जून को उसकी पत्नी द्वारा जयपाल की मां का मोबाइल फोन तोड़ दिया जाता है। जयपाल पहली बार अपनी पत्नी का थप्पड़ खाता है। नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल वालों को कहती है, मोए तुसा बत्तीजा वाले पैण।
वो तो एक से देख भतीजा हुए मुझे भतीजा रहे वो तो एक से देख। जयपाल इतना कुछ इसलिए सहन कर रहा था क्योंकि दशकों बाद उसके घर में खुशियां लौट रही थीं। जयपाल भारतीय समाज के उस कर्मठ और आदर्श पुरुष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो प्रत्येक घर में पैदा होना चाहिए। जयपाल के पिता दिव्यांग हैं। जवानी में कदम रखते ही जयपाल ने परिवार का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। पिता को तब 4,500 रुपये वेतन मिलता था। मौज मस्ती, यारी दोस्ती और चालाकी क्या होती है उसे नहीं पता। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वो ITI में पढ़ाई करता और रात 11 से सुबह 7 बजे तक वो बद्दी में हिंदुस्तान यूनिलीवर में मजदूरी करता। जब नौकरी नहीं थी तब वह कभी बस ड्राइवरी व कंडक्टरी करता, तो जो भी समय मिलता उसमें होटल में वेटरी या फिर बर्तन धोने का काम करता। जयपाल का एक ही लक्ष्य था कि परिवार को गरीबी से निकालना है। उसकी लगन देख गांव के ही एक बुजुर्ग ने उसे 2,000 रुपए और ऊना के मलाहत में गरीब बच्चों को भर्ती की ट्रेनिंग देने वाले गुरुजी का पता दिया। कुछ महीने जयपाल ऊना में रहा और फौज की भर्ती के गुर सीखे। उसकी उम्र निकल रही थी। अपने जीवन की आखिरी भर्ती में जयपाल अपने परिवार की दृढ़ता को दूर करने ऐसा दौड़ा कि 280 धावकों को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर आया। फौज मात्र देश की रक्षा नहीं करती अपितु लाखों परिवारों की गरीबी भी ढकती है। जयपाल अपनी पत्नी के नखरे और ससुर के अत्याचार सिर्फ इसलिए सह रहा था क्योंकि उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। 4 जून को वह पत्नी की मार और गालियां सुनकर शिमला हनीमून पर निकलता है। रास्ते में वो सोलन स्थित अपने मामा के घर रात बिताते हैं। अगले दिन यात्रा आरंभ करते ही पत्नी बदहवास होकर कभी चलती कार का दरवाजा खोल देती, कभी गाड़ी से कूदने की कोशिश करती, कभी कार से उतरकर अनजान वाहनों से लिफ्ट मांगने लगती। जैसे तैसे जयपाल उसे समझाता है, लेकिन पत्नी का व्यवहार उसकी समझ से परे था। दोनों हनीमून का सपना भुला वापस घर लौटते हैं। 6 जून को BA फर्स्ट ईयर के अगले पेपर को जब उसे जाना था तो जयपाल गाड़ी निकालने लगता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरे साथ मत चलो, कहीं पापा मुझे आपके साथ ना देख लें। अभी तक की कहानी हमें इस केस को किसी दूसरे एंगल से भी सोचने को मजबूर कर रही है। जयपाल की पत्नी को अपने पिता से ऐसा कौन सा भय सता रहा था कि वह अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ नहीं देख सकता था। 6 जून की रात लगभग 9 बजे ससुर हाथ में डंडा लेकर जयपाल के घर के बाहर आकर कहता है, मैं अपनी बेटी लेने आया हूं। जयपाल पहली बार पुलिस को अपने घर बुलाता है कि उसका ससुर हंगामा कर रहा है। ससुर पुलिस को आता देख कहता है, बेटी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बस 7 जून को रामशहर के ASI शशि कुमार और हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने जयपाल के परिवार वालों से कहा, आप पर 498A का पर्चा हो गया है। उसके बाद रात 10 से 11 बजे के बीच रामशहर थाने में जयपाल को बुलाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। पुलिस वाले भी कहने लगे कि 32,000 का खर्चा तो तुम्हें जरूर लगेगा। लोभी लोगों का दिल इससे भी नहीं भरा। 22 फरवरी 2023 को जयपाल के छोटे भाई पवन की शादी थी। 5 फरवरी को उनकी मां, बहन और भांजा खरूनी स्थित जम्मन डोरा गुरुद्वारा साहिब में बाबा जी को शादी का कार्ड देने जा रहे थे। तभी 2 गाड़ी में सवार गुंडे आते हैं और तीनों का अपहरण कर लेते हैं। गाड़ी में उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्हें उठाकर साई पंचायत में पेश कर दिया जाता है। उस घटना को जयपाल की बहन ने कैमरे में कैद तो कर लिया था, लेकिन सबूत मिटाने के लिए हमलावरों ने फोन तोड़ दिए। जयपाल ने डाटा रिकवर करने के लिए मोबाइल हैंडसेट हैदराबाद भेजा है। फोन की कीमत से 2 गुना खर्च मात्र एक वीडियो को रिकवर करने में लगेगा। अपहरण के उस मामले को भी सोलन पुलिस ने दबा दिया। केस तो दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जयपाल के परिवार पर एक और झूठा पर्चा डाल दिया गया। यानी पीड़ित पक्ष को न्याय तो दूर, पुलिस ने प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 फरवरी को पवन की शादी ना हो इसलिए जयपाल पर हमला होता है। जैसा गुंडा तत्वों ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। भाई की शादी रुक गई।
जयपाल की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया था। 9 दिन पीजीआई में दाखिल रहने के बाद उसे मिलिट्री के चंडी मंदिर स्थित कमांड हॉस्पिटल रेफर किया गया, मगर आज तक एक इंस्ट्रक्टर स्तर का शेप 1 सैनिक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। जयपाल पर हमला करने वालों के बयान साबित करते हैं कि यह भाड़े के गुंडों का काम था, न कि उनकी जयपाल से कोई पुरानी रंजिश थी। जयपाल के विरुद्ध दहेज के केस में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे रामशहर के एएसआई शशि और हेड कांस्टेबल पवन कुमार समझ नहीं पाते। यह एक फर्जी केस था। इसकी जानकारी सोलन के तत्कालीन एसपी को पहले दिन से थी। जिस दिन जयपाल पर हमला हुआ था उसके एक दिन पहले ही वह एसपी से मिलने भी गया था कि उसकी जान को खतरा है। न एसपी ने कुछ किया, न रामशहर पुलिस ने। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती थी तो कम से कम गुंडा तत्वों पर कठोर कार्रवाई करती। जो पिस्तौल जयपाल की कनपटी पर रखा गया था और बाकी हथियारों को जब्त करती, कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज करती, मगर पुलिस ने गुंडों का पूरा साथ दिया। यूं तो जयपाल पर कोई भी केस बनता ही नहीं था। अगर कोई झूठी शिकायत लेकर थाने में आता भी है तो उसकी हल्की पड़ताल तो बनती थी। जयपाल की पत्नी के कई कारनामे इस रिपोर्ट में नहीं बताए जा सकते। बस इतना जान लीजिए कि जयपाल की यूनिट और उनके कमांडिंग ऑफिसर से लेकर मेजर साहब और उनकी पत्नी व सैनिकों की पत्नियों के लिए बने संगठनों को 100 के करीब झूठी चिट्ठियां भी लिखी गई हैं। जयपाल एक साइको गैंग की गिरफ्त में आ चुका है। सोलन पुलिस ने जो कचरा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है वह मैंने भी पढ़ी है। हैरानी तो इस बात की है कि जयपाल का परिवार हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से भी गुहार लगा चुका है। याद करिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए जब सुक्खू जी के नाम की घोषणा हुई थी तब वो भावुक हो गए थे। उनके वर्षों के संघर्ष को पहली बार कांग्रेस ने सम्मान दिया था। सुक्खू जी उस वीडियो में अपने आंसू पोंछते देखे गए थे। अब जनता के आंसू पोंछने का समय है मुख्यमंत्री जी। ऐसे ही आंसू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं से अत्याचार पर बहाए थे। मैं भारत के कानून मंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं, पुरुषों पर 498A और घरेलू हिंसा के कानून अत्याचार कर रहे हैं। लड़कों की जवानी झूठे केसों में बर्बाद हो रही है। हिंदू समाज प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए बिना कोई अपराध किए गंवाता चला जा रहा है। ऐसे दमनकारी कानूनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? मेरी हिमाचल सरकार से यही मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। रामशहर थाने के अग्रगण्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। जिन्होंने जयपाल के परिवार पर एक के बाद एक हमले किए हैं उन्हें जेल में डाला जाए। योगी मॉडल की तरह 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। अब हमें यही डर सता रहा है कि हिमाचल पुलिस द्वारा तैयार झूठा केस कहीं तारीख पे तारीख वाले खेल में न उलझ जाए। ऐसे खेल भारत की हजारों अदालतों में सालों साल चलते हैं। जजों से यही विनती है कि बीता समय लौट कर नहीं आता। एक बार किसी निर्दोष नौजवान की जगह स्वयं को खड़ा करके देखें। मुकदमों को लटकाने वाली प्रवृत्ति त्याग कर जल्दी न्याय देने की कृपा करें। अगर आप हमारे कार्य को जिंदा रखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर सहयोग भेजना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरे 5-6 फ़ोन तोड़ दिए इन्होंने, क्योंकि फ़ोन इसलिए तोड़ते हैं ये, इनको पता है कि इनके फ़ोन में एविडेंस है। ये इसलिए बार बार फ़ोन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तारीखें मेरी वैसे कोर्ट में 3-4 पेशी हो चुकी है, जिसमें मैं एक भी बारी पहुंच नहीं पाया हूँ, क्योंकि पहुंचता मैं इसलिए नहीं हूँ। कभी मेरी मम्मी के ऊपर हमला हो जाता है, कभी मेरे ऊपर हो जाता है। फिर मेरे को बोला पुलिस वालों ने कि फौजी देख ले, अभी भी टाइम है, ऐसा ना हो कि कल को आपको 32,000 पर मंथली देना पड़े। फिर मैंने बोला यार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं 32,000 रुपये दूँ? मैंने शादी करी है तो सिर्फ मैंने शादी इसलिए थोड़ा करी है कि मैं उसको 32,000 दूँ। मैंने शादी करी है खुशी के लिए करी है कि हाँ मैं अपना घर बसाऊँ, कल को मैं भी कुछ खुशियाँ देखूँ, मेरे माँ बाप भी खुश हो। तो उन्होंने तो आज मेरा तो घर ही उजाड़ दिया है और अभी इतने सारे हमले करवा के वो सीएम महोदय को भी मिल के आया था और उनको मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी हुई है कि रामशहर SHO कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि मेरा लेटर आया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए भी। मेरा लेटर आया हुआ है ऊपर से
और कमान अधिकारी ने भी मेरा लेटर भेजा हुआ है एसपी महोदय के पास। जो नीचे वाला रैंक है, मतलब जो हमारा पुलिस थाना है, वो कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। मैं तो अदालत के चक्करों में फंस चुका हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी यंग उम्र है, तो बट अभी मुझे तो इतना हो चुका है कि मतलब मैं पूरी ज़िंदगी अभी अदालतों में निकाल दूंगा, क्योंकि अभी यही उम्र होती है हमारी कुछ करने की, कुछ सेविंग करने की, कोई घूमने की, कोई कहीं जाने की, अपने घर में खुशियाँ लाने की। अगर हम यही उम्र अपनी कोर्ट कचहरी में निकाल दे तो उस ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है।